अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम इन द 13 लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मल्टी डेटाबेस सिस्टम क्या होते हैं, इसका आर्किटेक्चर में कौन कौन से स्कीमाज होते हैं, और उसके अलावा हम इसको डायग्रामेटिकली भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मल्टी डेटाबेस सिस्टम अगर हम डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो वो किस तरह से इंप्लीमेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर और देखते हैं कि मल्टी डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि डेफिनेशन से नाम से ही क्लियर है कि मल्टी डेटाबेस से मुराद क्या होगा कि मल्टीपल डेटाबेसेस जो होंगी वो एग्जिस्ट करती होंगी। सिस्टम जो हमारा होगा, जो एक पूरा सिस्टम जो एक नेटवर्क बना हुआ होगा, उस पर मल्टीपल डेटाबेसेस क्या होंगी, एग्जिस्ट करती होंगी। मल्टीपल डेटाबेसेस के साथ वो कनेक्ट करवा रहा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि इस डेफिनेशन के मुताबिक मल्टी डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। सो मल्टी डेटाबेस सिस्टम इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम डिजाइंड टू इंटीग्रेट डेटा एंड प्रोवाइड एक्सेस टू अ कलेक्शन of pre-existing local database management by heterogeneous database management systems such as Oracle, Sybase और DB2। सो मल्टी डेटाबेस सिस्टम क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस या कलेक्शन ऑफ डेटा सेट्स होती है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सी डिफरेंट डेटाबेसेस होती हैं, वो आपस में कनेक्ट हो रही होती हैं। बहुत से डेटा सेट्स जो है ना वो कनेक्ट होकर दो या दो से ज़्यादा, कम से कम दो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आप इनके 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। तो नेटवर्क के साइज़ के हिसाब से जो है डेटाबेसेस जो है ना वो एक्सीड कर सकती हैं। सो मल्टी डेटाबेस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हम मल्टीपल डेटाबेसेस के ऊपर जो लोकल डेटाबेस होती हैं वहाँ पर क्या डेटा रिजाइड करता होता है। जो यूज़र होता है वो कहीं से भी किसी भी साइट पर एक्सेस करके उस डेटा को एक्सेस कर सकता होता है। सो मल्टीपल डेटाबेस सिस्टम को अगर मजीद हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो मल्टीपल डेटाबेस सिस्टम एक्ट एज अ फ्रंट एंड टू मल्टीपल लोकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स और इज स्ट्रक्चर्ड एज अ ग्लोबल सिस्टम लेयर ऑन टॉप ऑफ लोकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। के लोकल डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके ऊपर ये एज अ लेयर काम कर रहा होता है कि हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा होता है कि डेटा जो है ना वो हमारे पास ही, हमारे सिस्टम के जो लोकल डेटाबेस है वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो हो सकता है कि किसी और सर्वर के किसी और लोकल डेटाबेस पर डेटा पड़ा हुआ और वहाँ से वो फेच करके हम क्या कर रहे हों, डेटा को व्यू कर रहे हों, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हों। जैसे कि इसी एग्जाम्पल के तौर पर नादरा की जो डेटाबेस है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, और दूसरी पर क्या है, मल्टीपल डेटाबेसेस हैं। वहाँ पर क्या है, एक ही सिटी के अंदर डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करती। डिफरेंट सिटीज़ में जो नादरा के ऑफिस है वहाँ पे लोकल डेटाबेसेस भी एग्जिस्ट करती हैं, और उसके बाद वो सारी की सारी डेटाबेस का जो बैकअप बनता है वो सेंट्रलाइज डेटाबेस पर भी शिफ्ट होता है। वो बैकअप जो है ना उनका सेंट्रलाइज डेटाबेस पर भी स्टोर हो रहा होता है, लोकल पर भी स्टोर हो होता है। तो डेटा एक्सेस करना होता है वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होती है उसके थ्रू क्या है जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। The global system provides full database functionality and interacts with the database management system at their external user interface। के जो external user, भी डायग्राम में हम देखेंगे कि external user जो इंटरफेस होता है वहाँ पर ये क्या हो रहा होता है कि एज अ लोकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शो हो रहा होता है, लेकिन बैकएंड पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अंदर जो डेटाबेसेस कनेक्ट होती हैं वहाँ से डेटा हम फेच कर रहे होते हैं। Although each local node must maintain some global functionality to interact with the global system, the local database management system are autonomous। तो जो लोकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी कि वो क्या होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं, ऑटोनोमस बॉडी होते हैं, सेपरेटली काम कर रहे होते हैं, उनका अपना स्कीमा सेपरेटली इंप्लीमेंट होता है। लेकिन जब मल्टीपल डेटाबेस सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर मल्टी डेटाबेस सिस्टम का स्कीमा तो इंप्लीमेंट होता ही होता है, लेकिन साथ हर साइड का लोकल स्कीमा भी वर्क कर रहा होता है। इसके आर्किटेक्चर की बात करें कि मल्टी डेटाबेस सिस्टम के अंदर आर्किटेक्चर हमारे पास क्या होता है, तो 5 लेवल स्कीमा जो होता है ना, रिलेशनशिप स्कीमा इसके अंदर एग्जिस्ट करता होता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, लोकल स्कीमा। लोकल स्कीमा से मुराद है जो लोकल साइट है, जो लोकल डेटाबेस है उसके ऊपर जो स्कीमा इंप्लीमेंट होता है, जो वहाँ पर जो स्कीमा चल रहा होता है उसे हम क्या कहते होते हैं, लोकल स्कीमा कहते होते हैं। सो लोकल स्कीमा इज एक्सप्रेस्ड इन द नेटिव डेटा मॉडल ऑफ द कंपोनेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड हैंस डिफरेंट लोकल स्कीमा में बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट डेटा मॉडल। तो ये डिपेंड करता है कि हम डेटा मॉडल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस किस्म का डेटा मॉडल होगा उसी किस्म का लोकल स्कीमा डिज़ाइन किया जाएगा, उसके जो फंक्शनलिटीज़ होंगी वो उसी हिसाब से डिफाइन की जाएंगी, उसके रूल्स उसी हिसाब से डिफाइन किए जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस किस्म का लोकल स्कीमा जो है ना वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं या किस किस्म का हमारा डेटा मॉडल है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारे पास कंपोनेंट स्कीमा। This schema describes the divergent local schema using a single representation, and semantics that are missing in a local schema can be added to its
कंपोनेंट स्कीमा। कंपोनेंट स्कीमा के अंदर क्या होता है, ये हमें लोकल स्कीमा जो होता है ना उसको एक सिंगल एंटिटी के तौर पे ये पहली बार शो करवा रहा होता है, और उसके अलावा जो लोकल स्कीमा के अंदर जो कंपोनेंट्स मिसिंग होते हैं, जो पार्ट्स मिसिंग होते हैं, ये उनको क्या करता होता है, ये अपने इस स्कीमा के अंदर हम क्या करते हैं, उन कंपोनेंट्स को ऐड कर देते होते हैं कंपोनेंट स्कीमा के अंदर, ताकि वो सारा का सारा जो लोकल स्कीमा है वो हमें एक सिंगल एंटिटी के तौर पर, सिंगल स्कीमा के तौर पर शो हो सके। इसके बाद हमारे पास होता है एक्सपोर्ट स्कीमा। एक्सपोर्ट स्कीमा के अंदर क्या होता है कि तमाम के तमाम जो कंपोनेंट के अंदर डेटा, कंपोनेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का डेटा आ रहा होता है, वो शायद कि हमें यहाँ पे ज़रूरी है कि वो सारा का सारा डेटा अवेलेबल हो, ठीक है ना, वो हो सकता है अवेलेबल, हो सकता है ना अवेलेबल हो। उसे और जितने भी यूज़र होते हैं वो कभी तो ऐसा होता है कि हमें सारा का सारा डेटा जो डिफरेंट साइट्स पर पड़ा वो एक्सेसिबल होता है तमाम यूज़र्स को, लेकिन समटाइम कुछ यूज़र को कुछ डेटा की एक्सेस मिल रही होती है, कुछ को नहीं मिल रही होती है एक्सपोर्ट स्कीमा के अंदर, क्योंकि हम डेटा को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं इसके अंदर। An export schema represent a subset of a component schema that is available to the मल्टीपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MDS का मतलब MDBMS मतलब क्या है, मल्टीपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो एक्सपोर्ट स्कीमा के अंदर जो हम क्या करते हैं, ये बेसिकली कंपोनेंट है कि इस कंपोनेंट स्कीमा का एक सबसेट है कंपोनेंट स्कीमा का, जिसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास डिफरेंट जो है ना मल्टीपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो स्कीमाज होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है जो फोर्थ लेवल पे होता है आर्किटेक्चर के अंदर, वो होता है फेडरेटेड स्कीमा। फेडरेटेड स्कीमा क्या होता है, ये एक इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल एक्सपोर्ट स्कीमा होता है कि जितने भी मल्टीपल एक्सपोर्ट स्कीमा जो हमने प्रीवियसली बना चुके होते हैं, उनके अंदर क्या कर उसमें क्या करता है, उनकी इंटीग्रेशन परफॉर्म करता होता है, उन सबको आपस में क्या करता है, ये कनेक्ट करता होता है। दिस स्कीमा आल्सो इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज जनरेटेड व्हेन इंटीग्रेटिंग एक्सपोर्ट स्कीमा, कि जब भी हम एक्सपोर्ट स्कीमा को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा अवेलेबल होता है, उस सब की इंफॉर्मेशन, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर कहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है, फेडरेटेड स्कीमा के अंदर हमारे पास अवेलेबल होता है मौजूद। उसके अलावा उसके बाद होता है हमारे पास एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा जो है ये बेसिकली हमारे पास जो है ना यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड होता है, कि यहाँ पर यूज़र को किस तरह से जो है ना डेटाबेस नज़र आना चाहिए, यूज़र को जो इंटरफेस नज़र आना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए। इसका ज़्यादातर ताल्लुक किससे होता है, एक्सटर्नल स्कीमा का यूज़र के साथ होता है। एन एक्सटर्नल स्कीमा डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द डेटाबेस विच स्पेसिफाई यूज़र इज इंटरेस्टेड इन। सबसे सी बात है कि जब एक इंटरफेस लाइक अगर आप किसी वेबसाइट को देख रहे हैं और वेबसाइट का डिज़ाइन बहुत अजीब सा है, टेक्स्ट कहीं पर कुछ साइज़ है, कहीं पर कुछ साइज़ है, इमेजेस स्कैटर्ड लगी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या उस साइट पर ज़्यादा देर रहना पसंद करेंगे? आप तो उसे ओपन करेंगे, जब आपको उसका फॉर्मेटिंग पसंद नहीं है आप फ़ौरन क्या करेंगे, उसे क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह से एक्सटर्नल स्कीमा की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल स्कीमा जो डिज़ाइन होता है डेटाबेस के अंदर, वो क्या होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यूज़र अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कि यूज़र उसको अंडरस्टैंड कर सके। ये ना हो कि वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो या इतना ज़्यादा बल्कि हो कि वो यूज़र जो है ना उसको अंडरस्टैंड करना ही ना चाहे। यूज़र क्या करे, यूज़र उसे जो है ना बस देखे और देखे कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मैं इससे इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता, इसके इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इस किस्म के स्कीमा को बनाने से अवॉइड किया जाता है। ये जो इनके हमारे पास एक्सटर्नल स्कीमा होता है वो हम यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन करते होते हैं। इट हाइड्स द अनरिलेटेड डिटेल ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम द यूज़र। तो यूज़र स्कीमा में क्या होता है कि जो यूज़र से रिलेटेड डिटेल नहीं होती। अब लाइक डेटा जब डेटाबेस में स्टोर हो रहा है, हमने डेटाबेस को प्रैक्टिकली भी देखा है, तो आपको याद होगा कि जो हमने प्रैक्टिकली लेक्चर्स कवर किए हैं उनके अंदर हम डेटाबेस डिज़ाइन किया है। प्राइमरी कीज़ हमने हर टेबल में डिफाइन की हैं नॉर्मलाइज करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की लाजमी डिफाइन करते होते हैं, देन फॉरेन कीज़ डिफाइन की हैं। अब क्या यूज़र को ये चीज़ हमारा दिखाना ज़रूरी है कि जी अगर इस टेबल से रिकॉर्ड आ रहा है तो ये इसके अंदर प्राइमरी की क्या है, इसके अंदर फॉरेन की क्या है, ठीक है ना, और किस टेबल से रिकॉर्ड आ रहा है, क्या यूज़र को ये चीज़ दिखाना ज़रूरी है? हरगिज़ नहीं। यूज़र को इससे मतलब ही नहीं है, उसको तो इसी से मतलब है ना कि एक स्टूडेंट का अगर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाने जा रहा है तो उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम स्टोर होना चाहिए, उसका CNIC, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल एड्रेस, उसका होम एड्रेस, ठीक है, तो ये उसकी इमेज, ये चीज़ें जो है ना स्टोर होनी चाहिए। अब उसको प्राइमरी की या फॉरेन की से कोई कंसर्न ही नहीं है, तो हमें उसको वो चीज़ शो ही नहीं करवानी, वो चीज़ हमने क्या कर देनी है, उससे हाइड करनी है। यूज़र इंटरफेस पे हमने ये सारी चीज़ें फिर शो नहीं करवानी। तो बेसिकली एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर हम यही काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। देयर मे बी एन नंबर ऑफ एक्सटर्नल व्यूज़ फॉर ईच डेटाबेस।
और वाकई ऐसा ही है कि एक डेटाबेस के n नंबर ऑफ एक्सटर्नल व्यूज़ हो सकते हैं, तो उसको बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ से जो है हम डिफरेंट एंगल से उसको देख सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा सॉफ्टवेयर किस किस्म का है, उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। लाइक आप लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप तक इस्तेमाल किए होंगे, आपने देखा होगा कि अगर आप एडमिशन फॉर्म आपने अगर कभी ऑनलाइन फिल किया या पीपीएससी की वेबसाइट पर अगर जाके आपने कभी अप्लाई किया है या एफपीएससी की वेबसाइट पर अगर आपने कभी जाके अप्लाई किया है, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जब अप्लाई करते हैं तो वो आपके सामने एक सिंगल इंटरफेस आ रहा होता है। वो तो वैसे बेसिकली वेब का इंटरफेस आ रहा होता है, आपके पास डेटाबेस का इंटरफेस नहीं होता। लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल कोड कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम डेटाबेस में भी कुछ इसी किस्म के जो है ना इंटरफेसेस डिजाइन कर सकते होते हैं और करते होते हैं। जहाँ पर हम फ्रंट एंड इंप्लीमेंट नहीं करते, वहाँ पर हम क्या करते होते हैं, जस्ट डेटाबेस के अंदर ही हम इस किस्म का फ्रंट एंड डिजाइन कर लेते हैं, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम डेटा को एंटर कर सकते हैं, डेटा को फेच कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसके अंदर डिफरेंट ट्रांजेक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास सिस्टम किस किस्म का है। लेकिन समझाने के लिए मैं एक वेब की एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो आपने एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन अगर कभी फिल किया है किसी भी इंस्टीट्यूट का किसी भी जॉब के लिए, तो देन वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो एक सिंगल इंटरफेस होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन शो हो रही होती है कि आप अपनी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, इन फील्ड्स में अपना ये डेटा एंटर करें। बैक एंड पे वो डेटाबेस किस तरह से डिजाइन है, किस तरह से वर्क कर रही है, क्या क्या उसमें फेजेस हैं, क्या क्या स्कीमाज हैं, क्या क्या मॉडल्स हैं, वो आपको शो नहीं होता। तो एक्सटर्नल स्कीमा के अंदर हम यही चीज़ जो है ना वो सबसे ज़्यादा फोकस करते होते हैं। उसके बाद कंपोनेंट्स की बात करें कि मल्टी डेटाबेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी हमने डिफरेंट स्कीमास को डिस्कस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सटर्नल स्कीमा की बात करते हैं, वो यूजर इंटरफेस लेवल पे होता है कि हमारा जो यूजर है यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल स्कीमा इंप्लीमेंट होता है। अब देखें यूजर ने क्या किया, रिक्वेस्ट भेजी किसको, मल्टीपल डेटाबेस सिस्टम को, और वो रिक्वेस्ट कहाँ पर आई, मल्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेयर पर आई, और वहां से वो क्या हुआ, डेटाबेस के पास गई, डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम ये सॉफ्टवेयर है हमारे पास, इसके अंदर आई, इसके अंदर क्यूरी प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी, देन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होगी, देन स्केड्यूलर जो है ना वो अपना स्केड्यूल करेगा कि किस किस को कहाँ कहाँ भेजना है, किस तरह से मेंटेन करना है, देन रिकवरी मैनेजर अपना टास्क परफॉर्म करेगा, रन टाइम सपोर्ट प्रोसेसर अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, और देन डेटाबेस से वो डेटा जो भी रिक्वायर्ड होगा वो देखेगा, अगर है तो वो फेच करके वापस ले जाएगा, वापस यहाँ से कहाँ जाएगा, क्यूरी प्रोसेसिंग के पास, और यहाँ से वापस मल्टी डेटाबेस लेयर को, और यहाँ से वापस यूजर के पास डेटा पहुँच जाएगा। सो ये हमने पहले भी देखा हुआ है, इन चीज़ों को हमने पहले इन सब पॉइंट्स को बहुत ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, इसीलिए मैं अब इनको दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने तो इन पॉइंट्स के लिए आप एक दो प्रीवियस लेक्चर सुन लें, ये हमने स्टेप बाय स्टेप इन सब पॉइंट्स को अलग-अलग डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप एक दो पहले वो वाले लेक्चर सुन लेंगे तो आपको इनका फंक्शंस, इनकी फंक्शनैलिटी, इनका वर्किंग हर चीज़ समझ आ जाएगी, तो देन आपके लिए इस स्लाइड को समझना मजीद आसान हो जाएगा। और इसी तरह से अगर देखें कि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस सिस्टम पर एक वक्त में अगर एक से या ज़्यादा यूजर जो है ना वो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, और ये डॉट 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 दरमियान में लगा हुआ है, विच मीन्स कि यहाँ पर मल्टीपल डेटाबेस, अभी यहाँ पे शो क्या कर ये दो हो सकता है कि पार्शियली डेटा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जो उसे चाहिए, और पार्शियली डेटा यहाँ पर एग्जिस्ट करते हो जो उसको रिक्वायर्ड है। तो वो क्या करेगा, दोनों साइड से डेटा को उठाएगा और वो क्या करेगा, यूजर को शो करवा देगा। अब बजाय यूजर को देखने एक सिंगल इंटरफेस नजर आ रहा है और सिंगल इंटरफेस पर सारा डेटा उसको नजर आ रहा है, लेकिन बैक एंड पे देखने के डेटा क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डेटा मल्टीपल साइट्स पर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अगर बात करें हम, तो ये देखें ये भी पूरा एक स्कीमा है पूरा, और ये भी एक अलग से स्कीमा है, ठीक है ना। अब यहाँ वाला यूजर अगर उसको कोई डेटा चाहिए जो कि वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि वो डेटा फिर देन दूसरी साइट पर जाकर विजिट करता है, यहाँ के मल्टी डेटाबेस सिस्टम पर जाता है, और वहाँ से वो फर्दर सर्चिंग परफॉर्म करता है कि क्या डेटा वहाँ पर एग्जिस्ट करता नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या करता है, इस लेयर के थ्रू, मल्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो लेयर है, इस लेयर के थ्रू वो डेटा सारा कम्युनिकेट हो रहा होता है एक लेयर से दूसरी लेयर पर, और फर्दर फिर ये वाली लेयर आगे कम्युनिकेट कर रही होती है। सिमिलरली इसको अगर कोई डेटा चाहिए जो कि यहाँ पर रिजाइड करता है, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, देन ये इस लेयर के थ्रू इसको कम्युनिकेट करेगा। पहले तो अपने पास सर्च आउट करेगा, अगर इसको यहाँ से नहीं मिलेगा देन ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, क्योंकि तो जो डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो वो अगली लेयर पर डेटा सेंड करेगी, ये अपने पास सर्च आउट करेगा, इसको यहाँ भी नहीं मिलेगा देन आगे फर्दर वापस इसके पास आ जाएगा रिक्वेस्ट की भी, रिक्वेस्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला देन इससे आगे, और इस तरह से फर्दर सारी साइट्स पर सर्च करने के बाद अगर उसको रिजल्ट मिलता है तो वो रिजल्ट शो करवा देगा, अदरवाइज वो एरर
एरर मैसेज शो करवा दे कि रिजल्ट नोट फाउंड या रिकॉर्ड नोट फाउंड। अक्सर आपने गूगल पर देखा होगा कि आपको मैसेज शो होता है कि रिकॉर्ड नोट फाउंड, योर सर्च इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो इस किस्म के मैसेज आपने देखे होंगे। तो उसकी रीज़न ये होती है कि वह उससे रिलेटेड जिस तरह के कीवर्ड्स इस्तेमाल करके आप डेटा सर्च कर रहे होते हैं, उस तरह के कीवर्ड से रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कहीं पर उसको नहीं मिलती, देन वो आपको इस किस्म के एरर्स शो करवाता होता है। उसके बाद अगर हम मल्टी डेटा इंटीग्रेशन लेयर की बात करें, एक्ट एज अ पेज इन अ होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। सो होमोजीनियस जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम होता है उसके अंदर यहाँ हमारे पास क्या है, एज अ पीयर्स, यानी कि जो इनके आपस में कोर रिलेटेड जो ग्रुप्स होते हैं ना उनकी तरह से ये काम कर रही होती है, आपस में फ्रेंड्स के तौर पे ये काम कर रही होती हैं। पीयर्स ग्रुप किससे मुराद क्या होता है कि जो आपस में सेम किस्मों, जैसे आप लोग हैं, अब CS 179 के आप स्टूडेंट्स हैं, तो CS 179 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपस में क्या हैं, पीयर्स हैं। इनके आपस में जो है ना सेम ग्रुप के हैं, सेम क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपस में पीयर ग्रुप के ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह से यूज द ग्लोबल डेटा मॉडल एंड ग्लोबल एक्सेस लैंग्वेज। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास डेटा मॉडल इस्तेमाल होता है हेटेरोजीनियस के अंदर, वो कौन सा होता है, ग्लोबल डेटा मॉडल होता है। ग्लोबल डेटा मॉडल हम पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं कि वो क्या होता है, किस तरह से वर्किंग करता है। तो एक दफ़ा आप उसको भी गो थ्रू कर लेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी ग्लोबल डेटा मॉडल आखिर होता है क्या और किस तरह से ये वर्किंग करता होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल ओवर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं उसके अंदर क्या होता है, जो कंट्रोल होता है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, कंट्रोल डिवाइड हुआ होता है डिफरेंट साइट्स के ऊपर। इसके अलावा यूजर सबमिट क्यूरीज टू एनी मल्टी डेटाबेस साइट। तो जो यूजर होता है वो क्या है, किसी भी मल्टी डेटाबेस साइट को क्या कर सकता है, क्यूरी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये वाला यूजर सिर्फ इसी को क्यूरी कर सकता है, इसको क्यूरी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर इसको कोई ऐसा डेटा चाहिए जो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, देन इसको भी वो क्यूरी कर सकता है और इस लेयर के थ्रू क्या होगी, वो क्यूरी आगे ट्रांसफर हो जाएगी, देन वहाँ पे वो सर्चिंग परफॉर्म करेगा और वहाँ सर्चिंग परफॉर्म करके वो डेटा अगर वहाँ पर मौजूद है तो देन हमें वो शो करवा देगा। सो होप सो आपको जो है ना मल्टी डेटाबेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि मल्टी डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, किस तरह से काम करता होता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना लास्ट टॉपिक जो होगा हमारे कोर्स सिलेबस का वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है ना आप लोगों के कुछ असाइनमेंट्स भी हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी दूंगा और जूम सेक्शन में हम जो है ना कुछ मजीद चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के असाइनमेंट से रिलेवेंट। तो कोशिश कीजिए कि जूम सेशन में जो है ना नेक्स्ट टाइम से सभी स्टूडेंट्स जो है ना वो पार्टिसिपेट कीजिएगा, कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो जूम सेशन में जो है ना मौजूद ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।